हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेजिटेबल प्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था कि वेजिटेबल्स होती क्या हैं और किस ब्रांच हॉर्टिकल्चर की किस ब्रांच में हम लोग वेजिटेबल प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में बेसिक डिफरेंस क्या है, और फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि वेजिटेबल का इम्पोर्टेंस क्या है फ्रॉम दी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक कितना है, और दूसरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी कर लिया था, है ना। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि वेजिटेबल प्रोडक्शन का इंडिया में जो सब्जी उत्पादन का करंट सिचुएशन क्या है। मींस अभी हम कितनी सब्जी उगा रहे हैं, कितने एरिया में कल्टीवेशन है, पूरे हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल का कितना शेयर है प्रोडक्शन में। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर आप देखें तो अप टू 2018 यानी 2018 का जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का डेटा है, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है हर साल कितना हॉर्टिकल्चर का ओवरऑल प्रोडक्शन एरिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डेटा जो है वो प्रस्तुत करता है, वो रिलीज़ करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग 2018 ये रिसेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल एरिया अंडर वेजिटेबल कल्टीवेशन जो है वो 10.25 मिलियन हेक्टेयर है एट करेंट पर, जिससे कि कितना उत्पादन होता है, अबाउट 184.39 मिलियन मेट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हम कर रहे हैं। कितना एरिया? 10.25 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है उससे हमें 184 यानी 184 मिलियन मेट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हम ले रहे हैं। इंडिया स्टूड सेकेंड आफ्टर चाइना इन वर्ल्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन, यानी पूरे विश्व में जितना भी सब्जी उत्पादन हो रहा है, जिस कंट्री में भी हो रहा है, उसमें इंडिया सेकेंड रैंक पर आता है आफ्टर चाइना। चाइना जो है वो लीडर है, मतलब लीड कर रहा है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, और उसके बाद हमारा जो है नंबर आता है सेकंड पोजीशन पर इंडिया का। लेकिन सेकंड पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया और चाइना का अगर आप डेटा देखें तो दोनों में काफ़ी गैप है। चाइना ट्रिपल अराउंड 3 टाइम्स मोर टोटल जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ वेजिटेबल का, उसका 3 टाइम्स ज़्यादा चाइना प्रोडक्शन कर रहा है। तो देखा जाए तो हम सेकंड इसलिए हैं क्योंकि कोई दूसरी कंट्री इसके बीच में नहीं है, वरना चाइना और चाइना के बीच में और इंडिया का हमारे सेकंड पोजीशन के होने के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, यानी हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। गैप हमारा अंतर बहुत ज़्यादा है। यूपी की अगर बात करें पूरे इंडिया में, तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश हमारा जो स्टेट है, वो वेजिटेबल प्रोडक्शन में लीड कर रहा है। यानी सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन कहीं होता है तो वो उत्तर प्रदेश है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़रूर ये पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट लीड कर रहा है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, या इंडिया की कौन सी रैंक है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग माइंड में ध्यान रखिएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड जो स्टेट आता है वो है वेस्ट बंगाल, और फिर है मध्य प्रदेश। पहले वेस्ट बंगाल लीडर था, लेकिन लास्ट 5 ईयर से यूपी जो है वेस्ट बंगाल को ओवरटेक कर रहा है, और वो जो है सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन दे रहा है। तो यूपी के बाद वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। अब जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम पोटैटो का करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन हमारे यहाँ होता है अबाउट 51.3 मिलियन टन। यानी टोटल वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है 184.39 मिलियन मैट्रिक टन, उसमें आलू अकेले 51.3 मिलियन टन में हम सिर्फ आलू का उत्पादन करते हैं। उसके बाद प्याज 23.2 मिलियन टन, और फिर टमाटर 19.75 मिलियन टन। तो ये 3 वेजिटेबल हैं जिनका वृहद स्तर पर हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, यानी ज़्यादा एरिया में इसकी खेती हो रही है। लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी स्कोप है हमारे यहाँ, ऐसी बहुत सी कंडीशंस अवेलेबल हैं जिसकी वजह से अभी भी हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना है ना। अगर हेल्थ और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप का मतलब क्या हुआ? स्कोप का मतलब ये हुआ कि वो कौन सी संभावनाएं हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस वजह से अभी भी हम अपने देश में वेजिटेबल प्रोडक्शन की ग्रोथ की बात कर सकते हैं।
हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लिया कि वेजिटेबल में न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हमारी आय बढ़ाता है, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, इनकम, रिटर्न, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। लेकिन अब स्कोप की बात आती है कि क्या हमारे देश में वाकई वेजिटेबल प्रोडक्शन का स्कोप है, यानी कौन कौन सी वो अपॉर्चुनिटी है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर वेजिटेबल प्रोडक्शन सक्सेसफुली हो सकता है। तो उन कंडीशंस को अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई हमारे यहाँ वेजिटेबल का स्कोप है या नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ वेजिटेबल इन इंडिया। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन रीजंस की वजह से, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन को हम और बढ़ावा देना हमारे यहाँ ज़रूरी है, इसका काफ़ी स्कोप है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है नीड फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए अगर अभी हम लोग अपना डेटा देखें, गवर्नमेंट जो हर साल डेटा देती है, हंगर इंडेक्स देती है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन का एक हिस्सा है जो अभी भी जो है हंगर मतलब भूख से गुज़र रहा है ना, भूखमरी का शिकार है वो अभी भी। तो मतलब फूड सिक्योरिटी अभी तक उनको नहीं मिली हुई है। तो आप सोचने वाली बात है कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो कि अभी फूड सिक्योरिटी तक नहीं पहुंची, तो ऐसी पॉपुलेशन में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो अब ऐसी पॉपुलेशन, ताकि अगर फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से वंचित रह जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली वो इफ़ेक्ट डलेगा उनकी हेल्थ पर, और हेल्थ पर इफ़ेक्ट आएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक पर इफ़ेक्ट आएगा। तो भारत में इतनी बड़ी आबादी को फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अभी भी हमारे यहाँ वेजिटेबल का प्रोडक्शन और बढ़ना ज़रूरी है ना। क्योंकि ICMR के अकॉर्डिंग, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि पर डे ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को 300 ग्राम वेजिटेबल पर डे इनटेक करना चाहिए। 300 ग्राम सब्जी रोज़ खानी चाहिए, जिसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 300 ग्राम सब्जी में आलू ही खा रहे हैं या किसी एक ही प्रकार की सब्जी खा रहे हैं। उसमें भी दिया हुआ है कि लगभग 125 ग्राम आपका लीफी वेजिटेबल होना चाहिए, यानी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल ज़्यादातर पत्ते वाली सब्जियों में होते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा पोर्शन दिया है, यानी लीफी वेजिटेबल हम लोग को लगभग 125 ग्राम पर डे खाना चाहिए। और 100 ग्राम रूट वेजिटेबल, मतलब जैसे कि आपका कैरेट, रेडिश वगैरह हो गया, फाइबर रफेज जिससे मिलता हो, जो कि पेट को हमारे दुरुस्त रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव रखता है, तो वो 100 ग्राम रूट वेजिटेबल और 75 ग्राम में अदर दूसरी सब्जियां जो आती हैं वो इनटेक करना चाहिए। तो सोचिए इतना ICMR की रिकमेंडेशन है, और अभी हमारे यहाँ कितना जो हम इनटेक कर रहे हैं वो है 145 ग्राम पर डे। मतलब जिन पूरी पॉपुलेशन नहीं, जो लोग मतलब जो लोग सब्ज़ी खरीद सकते हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से 300 ग्राम पर डे वो भी वेजिटेबल नहीं खा पा रहे हैं। उनको भी जो इनटेक करने के लिए वेजिटेबल मिल रही है वो जस्ट अबाउट 45 ग्राम पर डे है ना, यानी जस्ट हाफ से भी कम। तो इसलिए, और ये भी देखा गया कि 2030 तक 2030 तक हमारी पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ेगी, तो उस अकॉर्डिंग देखा गया तो 151 to 193 मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल जो है रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ेगी, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देखते हुए और ज़्यादातर लोगों तक वेजिटेबल की अभी पहुंच नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन का बहुत स्कोप है, ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में तो जो है पहुंच है लोगों की, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी लोग जो है उतनी मात्रा में सब्जी नहीं खा पा रहे हैं जितना कि उनको खाना चाहिए, है ना। तो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। दूसरा है कि इंक्रीज़ इन अवेयरनेस। दूसरा पॉइंट है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन का स्कोप इसलिए भी ज़्यादा है कि अब जो पॉपुलेशन एजुकेट हो रही है, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई हो रही है, पॉपुलेशन में जो है अवेयरनेस आ रहा है थ्रू एजुकेशन, उनको वेजिटेबल की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिटिव भोजन लेने के बारे में उनको उसका महत्व पता चल रहा है कि ये किस तरह से हम अपनी हेल्थ को जो है
मतलब हेल्दी रह सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इम्यून बना सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस बढ़ रही है ख़ासतौर से अर्बन एरिया में, अभी भी रूरल एरिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं और वो इतना महत्व नहीं समझ रहे हैं कि सब्जी का हम रोज़ वेजिटेबल का कंजप्शन क्यों इतना ज़रूरी है। तो स्पेशली अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो जैसे जैसे अर्बन एरिया बढ़ रहे हैं, और हम लोग जान ही रहे हैं कि हर साल दर साल हमारे यहाँ शहरीकरण बढ़ ही रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में आ ही रहे हैं है ना। तो उनके बीच में एक जागरूकता फैल रही है कि अब हमें न्यूट्रिटिव भोजन की तरफ रहना चाहिए। तो वो अपने खाने में सब्जी ऐड करते हैं, सैलड वगैरह ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इन फ्यूचर अर्बन एरिया जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर वेजिटेबल की डिमांड और बढ़ने वाली है। तो इसलिए भी हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन का स्कोप बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रूरल एरिया में क्योंकि वहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है ना। और जो खेती बाड़ी हो रही है वो भी ट्रेडिशनल लेवल की हो रही है, ट्रेडिशनल खेती हो रही है, मतलब गेहूँ धान या जो ट्रेडिशनल क्रॉप उगाते आ रहे थे वही लोग उगा रहे हैं, है ना। और वो अब बेनिफिशियल नहीं है, यानी उससे उतनी आय नहीं लोगों को मिल रही है। तो रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगर पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रही है। तो किस लिए करेगी? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, क्योंकि खेती जो है वो उनके लिए अनप्रॉफिटेबल हो गई है, तो वो अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करें इंटेंसिव वेजिटेबल फार्मिंग, मतलब वहाँ के किसानों को हम वेजिटेबल फार्मिंग के लिए प्रमोट करें, तो इसको बहुत ज़्यादा, इससे क्या होगा कि क्योंकि वेजिटेबल कल्टीवेशन इंटेंसिव फार्मिंग है, लेबर रिक्वायरमेंट उसमें ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खेतों में ही रह करके और वहीं पर उनको रोज़गार मिल जाएगा। तो इस बात को भी मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन का स्कोप ज़्यादा है। मतलब इस क्षेत्र में या सब्ज़ी उगाना या इसकी मार्केटिंग या किसी भी क्षेत्र में जुड़ा जाए तो स्कोप है। चौथा पॉइंट है फेवरेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा जो देश है वो वेरीड सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन से रिच है ना। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड, हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है और अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक रीजन और सॉइल रीजन में अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ हम उगाते हैं, है ना। और उसको ईज़िली एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब हर सीज़न की सब्जी ईयर राउंड हम अपने यहाँ उगा सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ की सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग और फेवरेबल है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इतनी प्रकार के क्लाइमेट नहीं पाए जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ विंटर्स में इतनी बर्फबारी होती है कि वहाँ विंटर सीजन की वेजिटेबल्स कल्टीवेट करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम लोग हमारी कंट्री से, इंडिया से बहुत सारी वेजिटेबल एक्सपोर्ट की जाती हैं उन कंट्रीज़ में। तो एक इस चीज़ का बेनिफिट भी हम उठा सकते हैं। इसलिए भी देखा जाए कि वर्ल्ड में जो है एडवर्स कंडीशंस में सप्लाई करने के लिए हम अपने यहाँ वेजिटेबल का कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अगर 2000 एक्सपोर्ट पोटेंशियल से मतलब ये है कि वेजिटेबल कल्टीवेशन की वेजिटेबल की वर्ल्ड की डिमांड को अगर देखते हुए देखा जाए तो जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा, मतलब डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी है, उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। मींस अगर अभी तो हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए ही सफिशिएंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम डोमेस्टिक पॉपुलेशन मतलब अपने यहाँ की पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट वेजिटेबल कल्टीवेशन तो करें ही करें, साथ ही साथ हम वर्ल्ड में भी उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने यहाँ वेजिटेबल कल्टीवेशन को बढ़ाएं। तो मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी हम एक्सपोर्ट करें। तो अगर 2017-18 का डेटा देखें तो हमने लगभग 3619.6 करोड़ रुपए की सब्ज़ी का एक्सपोर्ट किया है। मतलब इतना पैसा हमें फॉरेन एक्सचेंज इतना मिला है, कितना 3619.69 करोड़ रुपए हमने आए, फॉरेन एक्सचेंज हमें प्राप्त हुआ है।
है ना। और इसमें से जो मेजर पोर्शन हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है अनियन। सबसे ज़्यादा अनियन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, नेपाल को और गल्फ़ कंट्रीज़ को, यूएई है, यमन है, कतर है ना। तो इन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब देश हैं, उनमें हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनमें अनियन के अलावा जो और सब्जियां हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, कैबेज हो गया, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, मटर हो गया, चिली है, कॉलीफ्लावर है, कुछ रूट वेजिटेबल्स हैं, तो ये सब हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है ना। तो उसके अलावा बहुत सारी एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे कि एस्पैरागस है, सिलरी है, स्वीट पीपर है, स्वीट कॉर्न है, इनको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेजिटेबल कल्टीवेशन अपने यहाँ इतना बढ़ा दें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लैंड की अवेलेबिलिटी है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल है, लेबर भी है हमारे यहाँ, मतलब सस्ते लेबर भी मिल जाएंगे, तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा के अगर हम अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाएंगे और हमारी इकोनॉमी को वो बेनिफिट करेगा, मतलब हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। तो एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वेजिटेबल प्रोडक्शन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये इन सारे पॉइंट्स का जो डिटेल है वो आपको हम नोट्स में दे देंगे, अभी आप लोग सिर्फ सुनिए जो बताई जा रही है बात, है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जिससे कि हम स्कोप को समझ सकते हैं, वो है स्ट्रेंथनिंग द नेशनल इकोनॉमी। ऑब्वियस ही बात है कि वेजिटेबल इंडस्ट्री जो है वो नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट तो कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स है ना जो खेती से जुड़े हैं, बहुत सारे वो लोग जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, बहुत सारे वो लोग जो इंडस्ट्रीज, एलाइड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे बीज उत्पादन या फर्टिलाइज़र उत्पादन, पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, मशीनरी का उत्पादन कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, है ना। तो ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेजिटेबल कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था में आय, मतलब अपनी आय तो बढ़ ही रही है और साथ ही साथ हमारी नेशनल जीडीपी है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी नेशनल इकोनॉमी स्ट्रेंथ हो रही है, मतलब मजबूत बनेगी। तो इतनी सारे पॉइंट्स पर आप लोग इसको याद रखिएगा, और जब स्कोप लिखने की बात आए तो आप इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करिएगा कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की हमारे यहाँ ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है इसलिए स्कोप है, और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना है तो वेजिटेबल प्रोडक्शन के थ्रू दे सकते हैं, और जो फेवरेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्सपोर्ट के अभी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती की ज़रूरत है। तो इन सारी पॉइंट्स को देखा जाए तो इसमें वेजिटेबल प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि ठीक है, इतने सारे स्कोप हैं, अगर हमारे यहाँ ज़रूरत है तो फिर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं उस रेट से वेजिटेबल प्रोडक्शन अपने यहाँ कर पा रहे हैं जिस रेट से डिमांड है ना। कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से हो रहा है जितनी तेज़ी से होना चाहिए। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं जिस वजह से वेजिटेबल का प्रोडक्शन उस रेट से स्पीड अप नहीं हो पा रहा है जिस रेट से चाइना या वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं, या हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी रेट भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी चाइना की है। तो अब उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अभी भी वेजिटेबल इंडस्ट्री किस तरह की समस्याओं से ग्रसित है। अगर उन समस्याओं को हम एलिमिनेट कर सकें, उनको हटा सकें, तो हम आसानी से वेजिटेबल प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है कि वेजिटेबल्स आर हाईली पेरिशेबल। ये बात तो आपको हमने बताई ही थी कि वेजिटेबल जो है पेरिशेबल नेचर के होते हैं। जो हॉर्टिकल्चर का अगर लास्ट सेमेस्टर में याद हो तो हमने पढ़ाया था कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल मतलब इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ क्यों कम होती है? शेल्फ लाइफ इसलिए कम होती है क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप या वेजिटेबल या फ्रूट क्रॉप में इनमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इनको आप ज़्यादा लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से ये बड़ी जल्दी पैथोजन से ये अटैक कर जाते हैं और वाटर बड़ी जल्दी ट्रांसपायर हो जाता है और वेजिटेबल या फ्रूट की क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम वेजिटेबल्स का यही है कि ये पेरिशेबल नेचर की हैं।
ठीक है ना, इनको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केटिंग के समय आती है। सपोज़ किसान ने जो है बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, पर अगर टाइमली उसकी मार्केटिंग नहीं हुई तो उसकी वो सब्ज़ी बर्बाद है। एज़ कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप्स, जो अनाज हैं जैसे गेहूँ धान है, अगर आप उसको देखें तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर नहीं रेट मिला तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, और जब मार्केट में अच्छा प्राइस आता है तो आप उसको बेच सकते हैं। पर वेजिटेबल्स के साथ ऐसा नहीं है, आपको इमीडिएटली उसको जो है क्या मार्केट में सप्लाई करना ही करना है, भले ही आपको उस तरह का रेट मिले या ना मिले, है ना। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो पेरिशेबल नेचर की हैं, इनमें पानी ज़्यादा होता है, ट्रांसपायर कर जाती हैं और बड़ी जल्दी ये डिटोरिएट करने लगती हैं। तो एक पहला कारण ये है। दूसरा है कि इग्नोरेंस ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स। इग्नोरेंस का मतलब ये है कि बहुत हमारी पॉपुलेशन है, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं है, अनअवेयर हैं कि सब्जी की न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में। जैसे आप लोग हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं अब कि वेजिटेबल की इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारी हेल्थ को लेकर, तो आपको जानकारी हो रही है कि वेजिटेबल हमें किस किस तरह के न्यूट्रिएंट देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं अरे दाल चावल भी मिल जाए तो बहुत है, पेट भर रहा है वही बहुत है, पर ऐसा नहीं है। जो लोग पर डे दाल चावल खा रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल क्रॉप पर ही डिपेंडेंट हैं, वो लोग भी अंडर न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी जो अनएजुकेटेड और एजुकेटेड पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो इस बात को नहीं समझती है कि वेजिटेबल में क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना। तो इसलिए भी जो है ज़्यादातर लोग इसके कल्टीवेशन को लेकर के ध्यान नहीं देते हैं। कभी मिली सब्जी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं, या दाल चावल से काम चला लिया, किसी दूसरे फूड स्टफ़ से काम चला लिया। मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है कि नहीं हमें पर डे इतनी वेजिटेबल खानी है। तो वो बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू, मीन्स लोग उसकी सब्जियों की न्यूट्रिटिव वैल्यू को, उसकी खासियत को इग्नोर करते हैं, समझते नहीं हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्जियों के महत्व के बारे में जो है बताना होगा, मतलब लोगों को अवेयर करना होगा, ताकि तब लोग सब्जियों के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। इसी तरह फल को लेकर के भी ये ज़्यादातर लोग, कितने लोग हैं जो समझते हैं कि डेली फल खाना जो है ज़रूरी है। बहुत से लोग तो समझते नहीं हैं, और जो समझते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद तीसरा फैक्टर है इलिटरेसी एंड लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड ऑफ साइंटिफिक कल्टीवेशन। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट इतना ज़्यादा है और लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्टीवेशन। देखिए फार्मर क्या है, कुछ एक तो ज़्यादातर फार्मर ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, यानी गेहूँ धान और दाल वगैरह उगा रहे हैं। लेकिन जो अगर कोई फार्मर वेजिटेबल कल्टीवेशन करना भी चाहे तो कुछ सब्जियों को छोड़ के देखा जाए तो बहुत सारी सब्जियों को कैसे उगाना है, उसकी क्या पद्धति है, क्या देख रेख है, समय समय पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी का अभाव है ना। क्योंकि ऑथेंटिक लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है वेजिटेबल कल्टीवेशन पर, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ ऑल्दो की लिटरेचर प्रोवाइड कर रही है, पर वो अभी इतनी सफिशिएंट मात्रा में नहीं है कि हर किसान तक पहुंच जाए। यानी किसान स्किल्ड नहीं है, किसान कुशल नहीं है हर तरह की सब्जी उगाने के लिए, वो रिस्क लेने की क्षमता में नहीं है। जैसे आलू प्याज टमाटर तो एक जनरल है, बहुत सारे किसान जानते होंगे, लेकिन तमाम ऐसी भी सब्जियां एक्सोटिक है या कम जो है ग्रो की जाने वाली सब्जियां हैं, उसके बारे में अभी भी किसान को नॉलेज नहीं है। सपोज दैट कि एक तो वैसे भी वेजिटेबल क्रॉप्स हार्डी नहीं होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत जल्दी इनमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक लगता है, और जो है क्लाइमेटिक चेंज से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। तो ऐसे में किसान कैसे अपनी सब्जी को बचाए, इंसेक्ट पैथोजन से कैसे बचाए, इन सब चीज़ों की जानकारी उसको नहीं होती है। तो इस वजह से भी किसान रिस्क नहीं लेता है ना, जानकर। तो टेक्निकल नॉलेज के अभाव में और खुद इलिटरेट होने की वजह से किसान जो है जल्दी जो है वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए आगे नहीं आता है। और ऑलरेडी हम भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड हर किसान तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ICR या CFTRI मैसूर और तमाम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत सारे रीजनल बेस्ड डेटा जो है पब्लिश करती रहती हैं, KVK वगैरह के माध्यम से समय समय पर किसानों को बताया जाता है कि इसकी खेती के लिए प्रमोट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वेजिटेबल कल्टीवेशन को प्रमोट ना होने देने में। नेक्स्ट है
लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने बताया कि वेजिटेबल बहुत ज़्यादा हाईली पेरिशेबल नेचर की होती हैं, इनको कम डैमेज हो और जल्दी से जल्दी ये कंज्यूमर के हाथ तक पहुँच जाएं, है ना। तो अगर फार्मर से लेके कंज्यूमर के हाथ के पहुंचने के बीच की चेन इतनी लंबी है कि उसमें वेजिटेबल्स की प्रॉपर हैंडलिंग होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा, आप सब्जी को लेके कैसे जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत कभी कभी सब्जियों का ट्रांसपोर्टेशन देखिए तो कितना बहुत ही अजीब तरीके से सब्जियों को एकदम ये नहीं देखते कि डैमेज हो रही नहीं, उसको कस के रस्सी से बांध के खुला है, और या तो थोड़ा सा बोरे से ढकी है या थोड़ी खुली है, जूट के प्रॉपर पैकेजिंग भी नहीं होती है ना, उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें अबाउट जो है ट्रांसपोर्टेशन में ही 10% सब्जी का नुकसान ऐसे ही हो जाता है। आप कभी कभी देखिए घर में सब्जी वगैरह ख़रीद के लाते तो तमाम जगह टमाटर पर जो है कहीं पिचका होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो सब डैमेज की वजह से वो होता है और फिर वो वहीं सड़ने लगता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से। तो दूसरी चीज़ कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी जो सब्जी को लो टेम्परेचर में ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, यानी रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है हमारे यहाँ। कुछ जगहों पे है बड़े शहरों में, पर हर जगह नहीं है। इसलिए भी बहुत से किसान कहते हैं कि हम क्यों सब्जी उगाएं, हम कहाँ उसको ले जा कर के बेचेंगे, हमको कहाँ ट्रांसपोर्टेशन तुरंत मिल जाएगा, स्टोर हम कहाँ करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी जो है अगर कहीं पर वेजिटेबल का कल्टीवेशन अच्छे से हो भी सकता है, तब भी किसान वहाँ ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करता। सपोज दैट मान लीजिए किसी एरिया में 1-2 किसान को आपने कह भी दिया कि चल, कोई किसान तैयार भी हो गया कि चलो ठीक है हम वेजिटेबल कल्टीवेशन करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ ही किसान तैयार होते हैं और उनका थोड़ा सा ही प्रोडक्शन होता है, तो इनके लिए कोई इतनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और ना ही कोई उनसे परचेज़ करने आएगा। जब एक एरिया में ज़्यादातर लोग एक ही प्रकार की सब्ज़ी लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको जो है सेलर भी मिल जाते हैं, किसानों को बेचने के लिए लोग भी मिल जाते हैं, और फिर वो अपना खुद ट्रांसपोर्टेशन से करके ले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ही किसान तैयार हैं एक बड़े एरिया में, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, या तो खुद का अपना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तैयार करें। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ इनफ रेफ्रिजरेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी। ये भी वही बात है कि हमारे यहाँ सरकारी स्तर पर और प्राइवेट स्तर पर इनफ रेफ्रिजरेशन और स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है ना। वेजिटेबल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल होती हैं, अगर बिकी तो ठीक है, नहीं बिकी तो इनको स्टोर अगर हम कर ले जाएँ तो भी हम इनको आगे के समय तक हम सेल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको तो बिल्कुल आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इनफ रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज नहीं है। आलू वगैरह के लिए तो हैं कुछ स्टोरेज हैं, या प्याज वगैरह के लिए हैं, लेकिन बाकी दूसरी सब्जियों के लिए हमारे पास स्टोरेज नहीं है। किसान को हर हाल में उसको बेचना ही बेचना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर रेफ्रिजरेटेड या स्टोरेज नहीं है तो एक और भी रास्ता होता है कि जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री हैं हम उनको सेल कर दें। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मतलब जैसे पोटैटो चिप्स है या टोमेटो केचप सॉस वगैरह बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, हम उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन उन कंपनीज़ की भी हमारे यहाँ इतना भरमार नहीं है कि किसान अपनी ख़राब होती हुई फसल को उनको सेल कर ले। तो देखा जाए तो अगर आप ओवरऑल प्रोडक्शन में देखें तो 40% तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है इन सब फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से। जो फार्मर के प्रोड्यूस से कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते लगभग 40% उत्पादन हमारा जो है डैमेज से ही ख़राब हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों को ठीक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेजिटेबल सेक्टर की, वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी सीड इन टाइम। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूँ, धान या पल्सेस, इस पर इतनी रिसर्च हो रही है और अब इतना ज़्यादा इनकी हाइब्रिड वैरायटी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में मिल रही है। यानी आप ब्लॉक स्तर पे भी या प्राइवेट से कहीं भी हाइब्रिड वैरायटी अगर लेना चाहें तो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वेजिटेबल की खेती करने जा रहे हैं, सब्जी उत्पादन से जुड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहली समस्या वो आती है क्वालिटी सीड की, यानी अच्छे बीज मिलना। और ये अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अभी भी
बहुत ज़्यादातर प्राइवेट जो सीड प्रोडक्शन फर्म है और कुछ जो है पब्लिक सेक्टर फर्म है जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, यही हैं जो वेजिटेबल सीड का प्रोडक्शन करे, पर उतनी बहुतायत नहीं है कि हर फार्मर तक क्वालिटी सीड पहुंच जाए। क्वालिटी सीड मतलब कि वह बीज जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट हो, अच्छा उत्पादन देता हो, यील्ड उसकी अच्छी हो। तो इन सारी क्वालिटी से भरपूर अभी भी क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्ली अगर फसल लेना चाहते हैं तो अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी तो मतलब हैं पर बहुत कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से किसान जो है कल्टीवेशन से दूर भागता है, वेजिटेबल कल्टीवेशन से। और सीड क्वालिटी सीड होना सबसे मस्ट है, क्योंकि मान लीजिए आप बाकी इनपुट लेबर, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, वो सारी चीज़ों के लिए आप उतना ही पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी सीड ना होने की वजह से बाकी दूसरे इनपुट होने के बावजूद आपका वेजिटेबल प्रोडक्शन कम ही रहेगा, है ना। फिर भी अभी देखा जाए तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन या तमाम स्टेट सीड कॉरपोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड सीड और प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है, सब्सिडी देती है, लेकिन अभी भी ये सफिशेंट नहीं है ना। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है मैल प्रैक्टिस इन मार्केटिंग। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सपोज दैट किसान ने अच्छे से अपनी फसल उगा ली, उसने जो भी सब्जी लगाई उसने उगा ली, लेकिन अभी भी मंडी में मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे लैक्यूना है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे मिडिल मैन, बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं वो क्या करते हैं, किसान से, उनके पास तो प्राइवेट स्टोरेज रहते हैं, है ना, तो वो मैल प्रैक्टिस करते हैं। मैल प्रैक्टिस क्या करते हैं कि वो जानबूझे किसान की सब्जी को तुरंत नहीं वो करते, जब सब्जी ख़राब होने लगती है तो वो मजबूर करते हैं किसान को कि किसी तरह से कि वो अपनी सब्जी को थोड़े दाम में बेच करके वो चला जाए, है ना। तो वो क्या करते हैं कि किसान से तो सब्जी ले लेते हैं और फिर अपने स्टोरेज में उसको लंबे दिनों तक स्टोर करके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, पर अल्टीमेटली वो फ़ायदा किसान को नहीं मिल पाता। तो किसान क्या होता है, किसान सोचता है कि सब्जी की खेती में कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि तो प्रॉब्लम कहाँ है, मार्केटिंग लेवल पर ये जो मिडिल मैन जो लोग, मतलब जो दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, होलसेलर जो जुड़े हुए हैं, इनके लिए कुछ गाइडलाइन बननी चाहिए, कुछ रूल्स ऐसे बनने चाहिए कि किसान को सीधा फ़ायदा मिले, है ना, कोई उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाने। क्योंकि किसान अब वो तो सिर्फ उगा सकता है, वो स्टोर और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी तो वो खुद नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, वो डिपेंड होगा दूसरों पे। तो दूसरे जो मिडिल मैन हैं वो इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो एक मार्केटिंग में ये जो मैल प्रैक्टिस होती है, इसको भी जो है दूर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेजिटेबल सेक्टर की, प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ और वीड की प्रॉब्लम है कि बहुत सारी वेजिटेबल, हमने बताया कि ये टेंडर होती हैं, मतलब सेंसिटिव होती हैं, इनमें बहुत जल्दी इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ और वीड का अटैक आता है। तो इसलिए किसान को देख रेख ज़्यादा करना पड़ता है। गेहूँ धान में है कि अपना बो गए तो वो घर पे आप जाके रेस्ट भी कर सकते हैं, पर जब आप खेत में अपने फार्म पर या गार्डन में वेजिटेबल का कल्टीवेशन करते हैं तो आपको 24 घंटे वहाँ पर निगरानी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी किसान को जो है काफ़ी जो है डिमोरलाइज करती है कि वो वेजिटेबल कल्टीवेशन नहीं करना चाहते वो। नेक्स्ट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कि कुछ जगहों पर तो इरिगेशन नहर है या दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, पर बहुत जगहों पर समर्स के सीज़न पर अभी भी कहीं कहीं वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है या प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि सब्जियां जो है टेंडर होती हैं, इनको हर समर्स में तो लगभग हर तीसरे चौथे दिन पानी की आवश्यकता होती है, तो इरिगेशन सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, है ना। ज़रा सा भी इरिगेशन हुआ तो वो सब्जी की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डालता है। तो इरिगेशन फैसिलिटी भी ना होने की वजह से भी किसान पीछे हटता है। दूसरा एकदम लास्ट है लैक ऑफ रिसर्च, टेक्निकल गाइडेंस एंड सफिशिएंट कैपिटल। ये कह रहा है कि अब अगर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लेवल पर देखा जाए, गवर्नमेंट लेवल पर देखा जाए, तो अभी भी वेजिटेबल सेक्टर में रिसर्च की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अभी भी और रिसर्च होनी है, मतलब वैरायटी के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का अटैक कम हो,
जो है वेजिटेबल क्रॉप्स पर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च होनी चाहिए। और रिसर्च भी कैसी, रीजनल बेस, ये नहीं कि एक जगह हो गई तो वो सब जगह पर अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स अलग अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करती है, तो वो रीजन वाइज जो है टेक्निकल गाइडेंस जो है वो रिसर्च के थ्रू मिलना चाहिए। और साथ ही साथ कैपिटल, पैसा, है ना, किसान को बहुत ज़्यादा मतलब इंश्योर्ड होना चाहिए कि अगर उसकी फ़सल ख़राब हो जाती है तो उसको पैसा मिल सके, सस्ती खाद मिल सके, और जो है इरिगेशन की फैसिलिटी हो। तो ये सारी चीज़ें तब जा कर के तो किसान, क्योंकि इंटेंसिव है, इसमें पैसा, समय, लेबर सब कुछ ज़्यादा लगता है, तो अगर इनपुट उसका बहुत ज़्यादा लगेगा और बाई चांस फसल ख़राब हो जाती है तो वो बिल्कुल दोबारा उसमें रिस्क नहीं लेगा। तो इन सब चीज़ों पे सब्सिडी होनी चाहिए वेजिटेबल कल्चर की, इंटेंसिव थोड़ा कम हो और किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सके। तो ये जो है प्रॉब्लम फेस हो रही है वेजिटेबल सेक्टर में, जिस वजह से हम स्कोप होते हुए भी इन प्रॉब्लम्स की वजह से वेजिटेबल प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अगर हमें इसको किसी ना किसी तरह से इस एक एक प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना है ताकि हम अपने यहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो ये आज का टॉपिक था जिसके बारे में ये सारी बातें हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा, हम नोट्स आप लोगों को PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दे रहे हैं डिटेल में, है ना। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं समझ में आती है, किसी तरह का डाउट है तो हमसे डायरेक्टली आप लोग पूछ लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ इसको पढ़ते रहिए, है ना। और अपने PDF का प्रिंट निकलवा करके उसको अरेंज करते रहिए लेक्चर 1 by 1। कल हम आप लोगों को वेजिटेबल गार्डन्स के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।